हेलो दोस्तों, हम लक्ष्मीकांत के पॉलिटी के बुक को कवर कर रहे थे जिसमें लास्ट सेशन में हमने चैप्टर नंबर 46 को कवर किया था। आज हम चैप्टर नंबर 47 जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, जिसे हम शॉर्ट में जीएसटी काउंसिल भी कहते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह दोस्तों इस पूरे चैप्टर को छोटे छोटे सब हेडिंग्स के माध्यम से समझेंगे। हम सबसे पहले जीएसटी काउंसिल का इस्टेब्लिशमेंट किस तरीके से हुआ इसको समझेंगे। फिर हम देखेंगे जीएसटी काउंसिल के विजन और मिशन क्या है। फिर जीएसटी काउंसिल का हम कंपोजिशन देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि जीएसटी काउंसिल किस तरीके से काम करती है और जीएसटी काउंसिल के फंक्शंस क्या क्या हैं, इनके क्या क्या काम हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो इन सारे सब हेडिंग्स को मैं बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जीएसटी काउंसिल के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में। तो 2016 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया अमेंडमेंट लाया गया जिसे हम 101वां संविधान संशोधन कहते हैं। ठीक है। इस संविधान संशोधन के माध्यम से हमारे देश के अंदर एक नया टैक्स रिजीम, जिसको हम जीएसटी कहते हैं यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं, इसको इंट्रोड्यूस किया गया। अब जीएसटी टैक्स रिजीम के अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन के लिए चूंकि सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी, इसीलिए इस अमेंडमेंट में इस कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने के लिए एक जीएसटी काउंसिल के इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई। तो 101st अमेंडमेंट में एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया गया जिसे हम आर्टिकल 279A कहते हैं। इस आर्टिकल ने प्रेसिडेंट को इस बात के लिए एम्पावर किया कि वो एक जीएसटी काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं अपने ऑर्डर के माध्यम से। तो प्रेसिडेंट ने अकॉर्डिंगली 2016 में जीएसटी काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया था। तो ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से जीएसटी काउंसिल का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। अब अगर हम जीएसटी काउंसिल के विजन एंड मिशन की बात करें, तो जीएसटी काउंसिल का जो विजन है वो ये कि हमारे देश के अंदर हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ कोऑपरेटिव फेडरेशन को इस्टेब्लिश करना, ताकि जो काउंसिल है वो अच्छे से फंक्शन कर सके। अब मैंने आपको बताया कि जीएसटी जैसे टैक्स रिजीम के लिए सेंटर और स्टेट इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है, डबल सी की ज़रूरत होती है। तो इसी कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन के कारण जो फेडरेशन है वो अच्छे तरीके से काम कर पाएगा, और जब फेडरेशन अच्छे तरीके से काम कर पाएगा तो जीएसटी काउंसिल भी अच्छे तरीके से काम कर पाएगी। देखिए, हमेशा एक अच्छा फेडरेशन वैसा फेडरेशन होता है, एक अच्छा फेडरेशन वैसा फेडरेशन होता है जिसमें जो फेडरल यूनिट्स होते हैं, चाहे वो सेंटर हो, स्टेट हो या लोकल गवर्नमेंट हो, इन सब के बीच में एक कोऑपरेशन हमें देखने को मिले। तो जब इन सब के बीच में कोऑपरेशन होता है तो इन तीनों के कोऑपरेशन के बेस्ड पे कोई भी व्यवस्था अगर इस पे आधारित है तो वो व्यवस्था अच्छे से काम करेगी। ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल जो है वो इसी कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के बेस पे काम करती है। तो इसीलिए इसका विजन है कि हमारे देश के अंदर हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ कोऑपरेटिव फेडरेशन को इस्टेब्लिश करना। अगर हम जीएसटी काउंसिल के मिशन की बात करें, तो इसका मिशन है अपने आप को इवॉल्व करना बाय अ प्रोसेस ऑफ वाइडर कंसल्टेशन। मैंने आपको बताया कि जीएसटी में कई सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों स्टेक होल्डर होते हैं। तो जब दोनों के साथ अच्छे तरीके से कंसल्ट किया जाएगा तो इसके माध्यम से जीएसटी काउंसिल अपने आप को इवॉल्व कर सकता है ना। और जीएसटी काउंसिल का मिशन ये भी है कि वो एक ऐसे जीएसटी स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो और यूज़र फ्रेंडली हो। राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं जीएसटी काउंसिल के कंपोजिशन के बारे में। देखिए, जीएसटी काउंसिल का जो चेयरमैन होता है वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है। इसके साथ साथ जीएसटी काउंसिल में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस भी होता है। आपने जब मैंने आपको हमारे देश के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ाया था, माफ़ कीजिएगा, कैबिनेट पढ़ाया था, तो कैबिनेट में कई तरह के मंत्री होते हैं। उसी उन्हीं मंत्री में सबसे पहले एक तो होता है स्टेट मिनिस्टर। मैंने आपको बताया था कि कैबिनेट मिनिस्टर की हेल्प करने के लिए होता है स्टेट मिनिस्टर। तो ऐसा स्टेट मिनिस्टर जो कि रेवेन्यू या फाइनेंस का इंचार्ज हो, वो स्टेट मिनिस्टर भी जीएसटी काउंसिल का मेंबर होता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे हर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक मिनिस्टर जो कि उस स्टेट के अंदर फाइनेंस का इंचार्ज है या टैक्सेशन का इंचार्ज है, उसको नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल में कौन कौन हो गए? एक तो चेयरमैन के तौर पे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, फिर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस ये हो जाता है, और हर एक स्टेट गवर्नमेंट
अपने स्टेट से एक जो मिनिस्टर होता है, जो फाइनेंस का इंचार्ज होता है, उसको नॉमिनेट करती है। ठीक है। अब काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, जो स्टेट के काउंसिल के मेंबर्स हैं, वो अपने आप में से एक वाइस चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल को चुन सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो यूनियन कैबिनेट है, वो एक ऐसे चेयरपर्सन को, जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस का चेयरपर्सन होता है, उसको भी इस जीएसटी काउंसिल के मेंबर के तौर पे इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन ये एक नॉन वोटिंग मेंबर होता है, आपको ध्यान में रखना, और ये जीएसटी काउंसिल के सारे प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये दोस्तों कंपोजिशन हो गया जीएसटी काउंसिल का। नाउ अब हम बात करेंगे कि जीएसटी काउंसिल किस तरीके से काम करती है। देखिए, जीएसटी काउंसिल के जो भी डिसीजंस होंगे वो एक मीटिंग में लिए जाते हैं, और इस मीटिंग को होल्ड करने का जो कोरम होता है वो 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर होता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। जीएसटी काउंसिल के सारे डिसीजन 3/4 मेजॉरिटी से लिए जाते हैं उसमें, यानी कि 75% मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा आप देखेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का वोट का वेटेज होता है टोटल, वो 1/3 होता है, और जितने भी स्टेट्स हैं उन सब का कंबाइंड वेटेज जो होता है वो 2/3 ऑफ टोटल वोट कास्ट। यानी कि अगर मान लीजिए कि टोटल अगर 9 वोट्स पड़े, तो 9 वोट्स में से 3 वोट का शेयर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, और सारे स्टेट्स को कंबाइंड करके जो 6 वोट हैं वो स्टेट्स के होंगे। ठीक है। तो ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि कोई भी प्रोसीडिंग या कोई भी एक्ट जो काउंसिल का है, वो इस आधार पे इनवैलिड नहीं हो सकता है कि जीएसटी काउंसिल में कोई वैकेंसी है ना। इस आधार पे इनवैलिड नहीं हो सकता है कि जीएसटी काउंसिल के मेंबर के तौर पे जिस पर्सन को अपॉइंट किया गया है उसमें कोई डिफेक्ट आ गया है ना। इस आधार पे भी इस प्रोसीडिंग्स को हम इनवैलिड नहीं कर सकते कि हमें काउंसिल के प्रोसीजर में कोई इरेगुलरिटी हमें देखने को मिलती है। ठीक है। 1 मिनट बस मुझे दीजिए। तो इन सारे आधार पे काउंसिल के जो भी प्रोसीडिंग्स और एक्ट है उसको इनवैलिड नहीं किया जा सकता है। तो ये दोस्तों इस तरीके से हमने देखा कि जीएसटी काउंसिल काम करती है। अब जीएसटी काउंसिल के काफ़ी सारे फंक्शंस पे, तो उस पे हम एक नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो जीएसटी काउंसिल जो है वो सेंटर और स्टेट्स के लिए कई सारे मामलों पे रिकमेंडेशन देती है। तो वो कौन कौन से मामले हैं, आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है कि वो ये बताती है कि कौन कौन से टैक्सेस, कौन कौन से सेसेस और कौन कौन से सरचार्ज जीएसटी में शामिल होंगे। ठीक है। इसके अलावा गुड्स एंड सर्विसेज जो जीएसटी में शामिल होंगे और जीएसटी में शामिल नहीं होंगे, इसके बारे में भी जीएसटी काउंसिल बताता है। साथ ही साथ जो जीएसटी काउंसिल है वो मॉडल जीएसटी लॉज को बताता है, लेवी करने का इसका प्रिंसिपल क्या है वो बताता है, जीएसटी का एप्रोप्रिएशन किस तरीके से होगा ये भी बताता है। इसके अलावा वो थ्रेशोल्ड लिमिट भी जीएसटी काउंसिल बताता है टर्नओवर का, जिसके नीचे गुड्स एंड सर्विसेज को जीएसटी से एग्जेम्प्ट किया जाएगा, उससे छूट दी जाएगी। यानी कि जीएसटी को अप्लाई करने के लिए कुछ टर्नओवर का एक थ्रेशोल्ड लिमिट होता है। इस टर्नओवर का जो लिमिट होता है, उस लिमिट को क्रॉस करने के बाद ही जीएसटी अप्लाई होता है। ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल बताएगा कि ये टर्नओवर का थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। इसके साथ साथ जीएसटी काउंसिल जीएसटी के रेट्स को, है ना, जो फ्लोर रेट्स होते हैं उनको, या फिर जो जीएसटी के बैंड्स होते हैं उनको भी इंक्लूड करता है, उनको भी बताता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि कोई ऐसा स्पेशल रेट जो किसी स्पेसिफाइड पीरियड के लिए जब अगर जीएसटी के तहत लगाया जाता है ताकि एडिशनल रिसोर्सेज को रेज किया जा सके नेचुरल कैलामिटी के दौरान या नेचुरल डिजास्टर के दौरान, तो ऐसे स्पेशल रेट को भी जीएसटी काउंसिल ही डिसाइड करती है। साथ ही साथ जीएसटी काउंसिल जो के संबंध में आप देखेंगे कि हमें स्पेशल प्रोविजंस देखने को मिलते हैं विद रिस्पेक्ट टू अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। तो इन सारे स्टेट्स के रिगार्डिंग हमें कुछ जीएसटी काउंसिल के लिए स्पेशल प्रोविजंस देखने को मिलते हैं। अब इन सारे फंक्शंस के अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ और भी फंक्शन जो है वो जीएसटी काउंसिल को दिए हैं। जैसे ये जो काउंसिल है वो रिकमेंड करेगी कि किस डेट से जीएसटी पेट्रोलियम पे, हाई स्पीड डीजल पे, पेट्रोल पे, नेचुरल गैस पे और एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे इम्प्लीमेंट होगा। अभी आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें जीएसटी के दायरे से बाहर हैं, तो जीएसटी काउंसिल ही वो बताएगी कि किस डेट से इन सारी प्रोडक्ट्स पे जीएसटी जो है वो अप्लाई होगा। फिर इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर
सेंटर और स्टेट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो इन सारे डिस्प्यूट्स को, डिस्प्यूट यहाँ पे मैं जीएसटी रिलेटेड बात कर रहा हूँ, तो टैक्स से रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो इन सारे डिस्प्यूट को जो है वो काउंसिल एक मैकेनिज्म के थ्रू इसको डील करेगी, है ना। और इस मैकेनिज्म को स्टैब्लिश, जो क्या मैकेनिज्म होगा ये भी काउंसिल ही बताएगी। चलिए, इसके आगे आप देखेंगे जो काउंसिल है वो स्टेट्स के लिए कॉम्पनसेशन का रिकमेंडेशन भी करती है, क्योंकि जब जीएसटी काउंसिल जो है वो जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो अगले 5 साल के लिए स्टेट्स को कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर होगा, तो इसे नुकसान के कॉम्पनसेशन की बात जीएसटी काउंसिल करता है, ताकि स्टेट्स के पास जो अपना रेवेन्यू का सोर्स था उसमें कोई कमी नहीं आए और स्टेट्स अपने डेवलपमेंटल प्रोसेस को लेके बिल्कुल बिना किसी ऑब्स्टिकल के आगे बढ़ सके। तो ये दोस्तों इस चैप्टर में जीएसटी से रिलेटेड जितनी भी बातें थी मैंने आपके साथ चर्चा की, मैंने आपको उसका एस्टैब्लिशमेंट बताया कि किस तरीके से 101st अमेंडमेंट के माध्यम से जीएसटी काउंसिल को एस्टैब्लिश किया गया है अंडर आर्टिकल 279A। ठीक है, फिर मैंने आपको इसका विजन बताया है, इसका मिशन बताया, फिर मैंने आपको इसका कंपोजिशन बताया जिसमें मैंने बताया कि एक यूनियन मिनिस्टर इसका चेयरमैन होता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसका चेयरमैन होता है, उसके मेंबर के तौर पे जो है एक यूनियन स्टेट मिनिस्टर भी होता है जो कि रेवेन्यू ऑफ फाइनेंस होता है, इससे रिलेटेड होता है। साथ ही साथ स्टेट्स, हर एक स्टेट जो है अपने मेंबर्स को इसमें, एक एक मेंबर को इसमें नॉमिनेट करते हैं, ये बताया। फिर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इसके डिसीजंस जो होते हैं वो मीटिंग्स में लिए जाते हैं, और इस मीटिंग्स में जो भी डिसीजन लिया जाता है उसमें मेजॉरिटी जो होती है वो 3/4 होती है। इसके अलावा इसके फंक्शंस के तौर पे मैंने बताया कि कौन कौन से टैक्स जीएसटी में शामिल होंगे, कौन कौन से टैक्स को जीएसटी से छूट मिलेगी। फिर जीएसटी काउंसिल ये भी बताती है कि किस डेट से पेट्रोलियम पे, किस डेट से क्रूड ऑयल पे, नेचुरल गैस पे, इन सब पे जीएसटी लगेगा जो अभी तक नहीं लग रहा है। तो ये सारी बातें मैंने आपके साथ दोस्तों डिस्कस की, इससे ज़्यादा चीज़ें जानने की ज़रूरत आपको है नहीं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जीएसटी काउंसिल के बारे में यहाँ पे मैंने जो भी आपके साथ डिस्कस किया आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। दोस्तों, अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपको ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। तो जाने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।